नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में। लर्निंग एंड टीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपको क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से अगर रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आराम से आप आसान शब्दों में आप एग्ज़ाम में इसे लिख पाएँगे। और इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताएँगे, वो आपको बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है, जिसको पढ़ने के बाद आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार पढ़ना है और आप आराम से जाकर एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। आप अपने अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए कौन-कौन से वो क्वेश्चन हैं। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का आता है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसे हम पहला नंबर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण का क्या प्रत्यय है, प्रस्तुत करें। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का रहेगा अधिगम का प्रत्यय प्रस्तुत करें, यानी कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के बाद हम लोग कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अधिगम की योजना क्या है, व्हाट इज लर्निंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 5 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का रहेगा अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स के बारे में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि स्मृति यानी कि मेमोरी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप की भी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का रहेगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रचनात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाली तकनीकों का वर्णन करें, यानी क्रिएटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाले क्या क्या तकनीक हैं, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। उसके बाद सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाले तकनीकों का हम लोग बढ़िया से फिर एक बार और से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के क्या स्वरूप हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बुद्धि के दो खंडों के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 रचनात्मकता तथा बुद्धि के बीच में संबंध पर चर्चा करें, यानी रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को हम लोग इसका आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैस्लो का आवश्यकता वदानुक्रम यानी कि आत्म सिद्धि का सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 विस्मृति यानी कि हम लोग पहले तो हम लोग ये जाने कि स्मृति क्या है, यानी कि मेमोरी क्या है। उसके बाद हम लोग उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि विस्मृति यानी कि मेमोरी के बाद फॉरगेटिंग यानी भूलना क्या है, भूलने के विभिन्न कारक क्या क्या हैं, इसको हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद 19 यानी कि उसके बाद हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग को बहुत कुछ बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग को पहला नंबर में आएगा थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या है, यानी कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। और थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत आपको और 3 तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसे और 3 तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी का आंसर आपको सेम लिखना है। जैसे कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद क्या है, थॉर्नडाइक्स कनेक्सिज्म क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत क्या है, कनेक्सिज्म थ्योरी क्या है, और उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, यानी कि एसआर थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, यानी कि एसआर थ्योरी का मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या फिर एक और ये भी तरीका हो सकता है कि सीखने का संबंध सिद्धांत क्या है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछा जाए, या फिर एसआर थ्योरी लिखा जाए, या फिर ये कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सेम आंसर आप लिख सकते हैं। इसका और एक बहुत ही बढ़िया आपको ये भी
पूछा जा सकता है कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत क्या है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है। ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी का आपको सेम आंसर लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम लोग क्या और इस वीडियो में करेंगे, तो देखिए स्किनर का सीखने का सिद्धांत यानी कि स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको सॉल्व करेंगे। इसको और एक तरीका से ये भी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत क्या है, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। तो स्किनर का थ्योरी जानने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। इसको ये भी कह सकते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। ये हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत क्या है। तो ये 4 थ्योरी आपको बढ़िया से अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक ना एक एग्जाम में ज़रूर ही देखने को मिल सकता है, और हो सके तो 2 भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग के अगर आप इन लगभग 20 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। वैसे भी वहाँ पर ऑप्शनल कर दिखाया जाता है कि आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, बाकी आपको मात्र 3 से 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसको करने के बाद आपको फुल नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बस जो वीडियो में हम आपको इन क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करवाने वाले हैं, ये आंसर बस आपको एग्जाम में लिख देना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएड के संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी पेपर के क्वेश्चन आपको आसानी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी मिल सके, और आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको यूट्यूब में या फिर कहीं भी कुछ और छान मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ये आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आने वाला है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और देखिए ये क्वेश्चन आपको 2015, 2017, 19, 2018, 19 में भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको PYQ ही करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आपको यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं, और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर है, इसका आंसर बस आपको इस तरह से लिखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः इस प्रकार के ज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया। उसके बाद जो परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। उसके बाद क्रो एंड क्रो के विचार से क्या कहा गया, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा दी गई। फिर सोरेंस के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान का व्यवहार शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालयी विषयों के अध्यापन में करता है। रेवर तथा रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांतों तथा समस्याओं से है। रेवर तथा रेवर के अनुसार ये परिभाषा दी गई। तो अब इस प्रकार से हम लोग अंतिम में ये लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की समग्र तथा संतोषप्रद परिभाषा यह दी जा सकती है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक रूप है जो मापन विधियों, विश्लेषण तथा निरीक्षण द्वारा व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को निर्धारित करता है और प्राप्त अनुसंधानों के आधार पर व्यक्ति की समुचित शिक्षा के लिए संकेत और सलाह देता है। इस परिभाषा से शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप, उसका व्यापक क्षेत्र तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा के बाद हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्न रूपों से स्पष्ट किया गया है। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है।
मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। दूसरा है मनोविज्ञान में और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान की तीसरी प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान तो विद्यार्थियों को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशल और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। चौथा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है। इसकी मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति और इसका स्वरूप ही है जो सभी तरह से विज्ञानमय ही नजर आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर यानी कि प्रकृति के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा गया। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होगा? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को निम्नांकित रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 कालों जैसे कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन यानी मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। यानी कि मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो 5वां क्षेत्र है वो है विशिष्ट बालक यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु अब इसमें विशिष्ट बालक का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, विकलांग, अपराधी और आदि का छात्र का भी अध्ययन किया जाता है। उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी विकास किया जाता है। छठा क्षेत्र है समूह मनोविज्ञान यानी ग्रुप साइकोलॉजी। अब किसी भी देश में बालकों को समूह रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है, कैसे बदलता है, इस सब का अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का 7वां क्षेत्र है अध्ययन विधियां, मेथड्स ऑफ स्टडी। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार एवं उनकी सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का 8वां क्षेत्र है मापन और मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी माप के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों जैसे अनेक कार्यों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का मापन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का 9वां क्षेत्र है शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखिए इसमें लिखना है निर्देशन और परामर्श के लिए बालकों के वातावरण, विकास की अवस्थाओं, योग्यताओं, बुद्धि आदि का अध्ययन, मापन व मूल्यांकन आवश्यक है। ये सब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसके जो प्रकृति तथा इसका जो क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया। इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आपको बीएड के एग्जाम में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। आप आराम से एग्जाम में आसानी से इस आसान लैंग्वेज के साथ आंसर को लिख पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो कि है शिक्षण तथा अधिगम का प्रत्यय प्रस्तुत करें, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है जो कि पिछले बार आ चुका है। देखिए 2015-17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम 2 भागों में पहले पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ यानी कि टीचिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, शिक्षण के अवबोध, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और नोविंग यानी जानने के बारे में इसको हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए पहले इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे, शिक्षण का अर्थ क्या है, टीचिंग क्या है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा शिक्षक बालक में ज्ञान, विभिन्न कौशल, अच्छे व्यवहार, नैतिकता इत्यादि का ज्ञान देते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। उसके बाद शिक्षण की परिभाषाएं क्या क्या है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। डॉक्टर माथुर के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, देखिए शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान कराना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी व्यवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। मेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, उद्देश्य है जिसमें दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। उसके बाद हम लोग चलिए जानते हैं अब शिक्षण का उद्देश्य और महत्व के बारे में। शिक्षण का उद्देश्य और महत्व में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक को शिक्षित करना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण के द्वारा बालक में व्यक्तित्व क्षमता, कुशलता, एकाग्रता, चिंतन, सहयोग, आत्मविश्वास, रुचि, देश के प्रति सद्भावना जैसे कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण बालक को उसके सभ्यता और संस्कृति से परिचय करवाती है। शिक्षण बालक को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन तथा अनुकूलन करना सीखते हैं। बालकों को उसके समस्या को पहचानने और उसके निदान करने की कौशलों का विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये रहा हम लोग शिक्षक के जो टीचिंग के जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने बढ़िया से जान लिया। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और क्या महत्व है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस प्रकार से आसानी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद आप चलिए बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि कोई भी बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच की अवस्था में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। अधिगम की परिभाषा, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं तथा अर्जित किए गए ज्ञान के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। EL पील के अनुसार परिभाषा, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। उसके बाद चलिए परिभाषाएं हो गई, अब चलिए जानते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट है, अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। पांचवा पॉइंट, अधिगम परिवर्तन का माध्यम होता है। छठा पॉइंट, अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। सातवां पॉइंट, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो चलिए अब जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अधिगम की योजना क्या है, यानी कि व्हाट इज लर्निंग प्लान। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको 2016-18 में पूछा गया है, VBU यूनिवर्सिटी में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी कई यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, अधिगम की योजना यानी कि सीखने की योजना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है शिक्षण का काम एक औपचारिक काम है। इसमें अनेक प्रकार की औपचारिकताएं शामिल होती है। इसका संबंध समय, स्थान, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की मात्रा तथा क्रमबद्धता आदि से होता है। इनके कारण किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के लिए यह जरूरी हो जाता है कि कक्षा में जाने से पहले योजना बनाकर जाएं, प्लान बना के जाएं, लेसन प्लान बना के जाएं। इस प्रकार योजना की तैयारी के लिए कुछ सवालों पर विचार करना मददगार हो सकता है कि क्या पढ़ाना है, किन्हें पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है।
आदि ऐसे सवाल जिन्हें योजना बनाते समय स्वयं से पूर्ण जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए सीखने की योग्यता से लाभ और उसकी उपयोगिता, ये आपको पॉइंट भी लिखने होंगे। इसमें लिखना है कि सफल शिक्षण शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों एवं शिक्षण युक्तियों के ज्ञान पर निर्भर करता है, परंतु कक्षा शिक्षण के पूर्व सीखने की योजना बना लेना आवश्यक है। शिक्षक को विचार कर लेना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अमुक विषय पढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं, क्या लक्ष्य हैं, कितना समय है, विद्यार्थियों की क्या क्षमताएं हैं, विषय संबंधित उनका पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान क्या है, कौन सी सहायक सामग्री लाभप्रद होने वाली है, इसके साथ ही विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और छात्रों को कैसे अभिप्रेरित करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार करके पाठ की तैयारी करनी चाहिए। तो जब भी आपको लर्निंग प्लान के बारे में क्वेश्चन दिया जाए, योजना क्या है, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला कारक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला मुख्य कारक है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि वाली बालक की तुलना में किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है स्वास्थ्य एवं उम्र, हेल्थ एंड एज। स्वास्थ्य एवं उम्र अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रूखी विद्यार्थी के तुलना में जल्दी से सीखते हैं, और इस कथन को कहा है स्वार्ज के अनुसार। तीसरा हम लोग का कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है अभिक्षमता, यानी कि ऑटोनॉमी। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है। अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है, इसे अवसरों एवं प्रशिक्षण की सहायता से विकसित किया जा सकता है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है, जैसे कि कलात्मक, यांत्रिक, संगीतात्मक, वैज्ञानिक आदि। जिस विद्यार्थी में अभिक्षमता जितनी अधिक होती है, वह विद्यार्थी उतनी ही तीव्र गति से सीखता है। और अधिगम को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है। अधिगम और वातावरण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। बालक के अधिगम को परिवार, वातावरण, समुदाय, कक्षा तथा विद्यालय प्रभावित करते हैं। यदि वातावरण, विद्यालय, कक्षा तथा परिवार शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर होता है तो बालक शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत अगर वातावरण दूषित होता है तो बालक को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए वातावरण भी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है वंशानुक्रम। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है वह गुण जिसे एक बालक को अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम की विशेषताएं बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला छठा कारक है रुचि, यानी इंटरेस्ट। रुचि ही अगर नहीं रहेगी तो बच्चे आसानी से नहीं सीख पाएंगे, अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह अधिगम को प्रभावित करने वाला छठा कारक है। यदि हमें किसी कार्य को सीखने की रुचि या इच्छा होती है तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। इसके विपरीत यदि हमें जोर देकर कोई कार्य सिखाया जाता है तो हम उसे नहीं सीख पाते हैं। ये स्टेटमेंट थॉर्नडाइक ने दिया है। ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी जाना, ये थॉर्नडाइक के दिया हुआ स्टेटमेंट है। तो उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाला सातवां कारक है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अधिगम को प्रभावित करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है। जितनी अधिक प्रेरणा होगी, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होगी। उसके विपरीत प्रेरणा जितनी कम होगी, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो आठवां कारक है वो है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। परिपक्व बालक यानी कि मैच्योर बालक जो होता है वो सीखने में रुचि रखते हैं, जिससे वे नई बातों को जल्दी से सीख लेते हैं। वहीं इसके विपरीत अपरिपक्व बालक यानी कि जो मैच्योर नहीं होते हैं, वो बच्चे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाला जो नौवां कारक है वो है थकान, यानी कि फैटिक। थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति में बालक अधिगम प्रक्रिया में अपना
ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत आराम की स्थिति में बालक अधिगम को शीघ्रता से अर्जित करते हैं। उसके बाद 10वां जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है वो है विषय वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट मैटर। जिस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर होगा उसी प्रकार से बच्चे सीख पाते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पर विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। कठिन बातों की तुलना में सरल बातों को बालक अधिक जल्दी से सीख लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पूरी तरह से जान लिया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। हमने टोटल 10 कारकों के बारे में जान लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि है हमारा अधिगम अंतरण, यानी कि अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका 2017-19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अधिगम का स्थानांतरण का जो प्रतिपादक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इसका देखिए अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की परिभाषा क्या है। जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यह अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण है, एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में सहायक या फिर बाधक भी हो सकता है। और इसका अगर परिभाषाओं की बात करें तो देखिए मनोवैज्ञानिकों ने भी इसकी कई परिभाषाएं दी है। इसका जो इर्नेस्ट हिलगार्ड है यानी कि हिलगार्ड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। उसके बाद गुथरी के अनुसार अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के क्या क्या टाइप्स हैं, तो देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक है सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। और सकारात्मक स्थानांतरण को धनात्मक अधिगम अंतरण भी कहा जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण को ऋणात्मक अधिगम अंतरण भी कहा जाता है और शून्य स्थानांतरण को शून्य अधिगम अंतरण भी कहा जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट जो हम लोग का है सकारात्मक स्थानांतरण अंतरण, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में चलिए बात करते हैं। तो इसकी हम इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो यह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाना। दूसरा पॉइंट हम लोग का है नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि जब एक स्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम नहीं आए या फिर बाधा बन जाए तो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा सीखने के बाद अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा सीखना, या फिर अमेरिका का ड्राइवर इंडिया में प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग राइट साइड में गाड़ी के अंदर में ड्राइविंग के लिए बैठते हैं, लेकिन अमेरिका में बायां साइड में ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में न ही सहायक हो और न ही बाधक बने तो ऐसा अधिगम अंतरण शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ये जैसे कि कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना। कबीर का दोहा जब आप याद कर लेते हैं तो रहीम का दोहा याद करने के लिए उसका कोई भी सहायता नहीं लेना पड़ता है। इसको भी उसी तरह से याद करना पड़ता है जिस प्रकार आपने कबीर का दोहा याद किया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया कि अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेमोरी क्या है, यानी कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। ये आपको VBU यूनिवर्सिटी में 2019-21 में पूछा गया है, 2017-19 में पूछा गया है, 2015-17 में भी पूछा गया है और 2018-20 में पूछा गया है। लेकिन 2015-17 और 2018-20 में आपको इसका प्रकार और विकसित करने वाले कारक या तरीके के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर आप किस प्रकार से एग्जाम में आसान लैंग्वेज में लिखेंगे। मेमोरी यानी कि स्मृति क्या है, तो देखिए स्मृति का अर्थ है याद रखना और सीखी हुई जानकारी को दिमाग में इकट्ठा रखना ही स्मृति है। सीखना
स्मृति का पूर्व शर्त है। यानी कि आप अगर सीखेंगे ही नहीं तो फिर याद क्या रखेंगे। उसके बाद अचेतन मन में संचित पूर्व अनुभव को चेतन मन में लाने की क्रिया ही स्मृति कहलाती है। स्मृति की परिभाषा क्या है, मेमोरी का जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो देखिए, वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा दिया गया कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। रायबर्न के अनुसार अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं स्मृति के अंग, सोपान या चरण के बारे में। तीनों आपको अगर पूछा जाता है कोई भी अगर एक, तो ये आंसर आपको लिखना है। आपको लिखना है स्मृति 4 चरणों से गुजरकर अपने पूर्ण रूप में आती है। एक है सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और उसके बाद पहचान करना। तो स्मृति की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, स्मृति की अगर विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो ये है, एक मानसिक प्रक्रिया है, सीखना इसके पूर्व शर्त होती है, इसकी विशेषता है कि यह वातावरण में अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है, यह अभ्यास की अनुगामिनी होती है। अभ्यास आपको करते रहना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। और स्मृति की एक और विशेषता है, स्मृति किसी व्यक्ति के पूर्वानुभव यानी कि पूर्व के अनुभव को मस्तिष्क में संरक्षित रखता है और चेतना के केंद्र में लाने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी का बिल्कुल उल्टा फॉरगेटिंग के बारे में। यानी कि स्मृति के बाद हम लोग जानने वाले हैं विस्मृति क्या है। ये क्वेश्चन आपको 2015-2017 में पूछा गया है। तो देखिए, विस्मृति का मतलब होता है कि भूलना, ये मेमोरी का मतलब होता है याद रखना और विस्मृति मतलब भूलना। तो भूलने के विभिन्न कारक क्या हैं और विस्मृति आखिर क्या है, भूलना क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी विषय वस्तु के अधिगम के बाद एक समय अंतराल के बाद पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं और पुनः स्मरण करने में विफल हो जाते हैं तो इसे विस्मृति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मन के अनुसार दिया गया है, यानी मन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका परिभाषा इस प्रकार दिया कि सीखी गई बात को ध्यान रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। इसी प्रकार जेम्स एक मनोवैज्ञानिक है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रयास करने के पश्चात भी पूर्व अनुभवों का स्मरण न हो पाना ही विस्मरण है। इसका और भी कई प्रकार से जो डेफिनेशन दिया जा सकता है कि विस्मरण या विस्मृति को सामान्य बोलचाल की भाषा में भूलना कहते हैं। स्मृति की तरह ही विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। स्मृति एक सक्रिय एवं सकारात्मक क्रिया है, तो वहीं विस्मृति एक निष्क्रिय और नकारात्मक क्रिया है। विस्मृति का अंग्रेजी रूपांतरण फॉरगेटिंग है। सीखी गई वस्तु का स्मरण ना कर पाना ही विस्मरण है। तो इस प्रकार हम विस्मरण की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने जाना और इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए अब बात करेंगे कि विस्मरण यानी फॉरगेटिंग के कौन कौन से कारक हैं, कारण हैं या कॉजेज हैं। विस्मरण या भूलने के कारक, कारण या कॉजेज में पहला आता है अभ्यास का अभाव, यानी कि पुनरावृत्ति का अभाव। इसमें हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि यदि हम सीखे गए विषय का अभ्यास नहीं करते हैं या दोहराते नहीं हैं तो याद किया गया विषय विस्मृत हो जाता है, यानी भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि समय का प्रभाव, यानी कि एम्बिक्स हॉस के अनुसार इन्होंने कहा है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। समय बीतने के साथ साथ मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह क्रमशः धूमिल पड़ने लगते हैं और एक समय आने पर पूर्णतः पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है विषय सामग्री, सार्थक और रोचक होना चाहिए। चौथा है शारीरिक और मानसिक दशा, मानसिक बीमारी, आधार, चोट, मादक पदार्थ प्रभाव डालते हैं। पांचवा है सीखने की दोषपूर्ण विधि। पांचवा है रुचि, ध्यान का अभाव। सातवां है आयु और बुद्धि। आठवां है सीखने में कमी, स्मरण न करने की इच्छा। इस प्रकार हमने जाना कि 9 प्रकार के भूलने के कारण हैं
जो भूलने में जो कारण बनते हैं, इसके कारण ही आदमी भूल जाता है। विस्मरण या भूलने के कारण के बारे में आप इस प्रकार 9 पॉइंट को लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लर्निंग एंड टीचिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इनके स्वरूप की व्याख्या करें। यानी पर्सनैलिटी आखिर क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। इसका जो उत्पत्ति हुआ है पर्सनैलिटी का, ये पर्सोना से बना है। इसका अर्थ मुखौटा होता है, जिसे दूसरे शब्दों में बाहरी नकाब या फिर वेशभूषा भी कह सकते हैं। साधारण शब्दों में समझें तो व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के बाहरी वेशभूषा को प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के रंग रूप, स्वभाव, चरित्र, बुद्धि, शारीरिक संरचना, विकार, रुचि, सहनशीलता इत्यादि आते हैं। उसके बाद पॉइंट हम लोग का होता है कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय दोनों कारकों का संयुक्त रूप से प्रकटीकरण कहा जाता है। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व वंश, परंपरा और परिवेश के अनुरूप ढल जाता है, इसलिए व्यक्तित्व को आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं। देखिए व्यक्तित्व को आइसेंक के अनुसार कहा गया कि व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि तथा शरीर गठन द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत उच्च स्थायी या टिकाऊ व्यवस्था को व्यक्तित्व कहा जाता है, जिस पर उसका पर्यावरण से विलक्षण समायोजन निर्भर होता है। आरबी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह गुण है जिसके आधार पर भविष्य कथन करना संभव होता है कि व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण प्रदर्शित करेगा। इसका और एक डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा उसका स्वभाव, विचार, चरित्र, व्यवहार, रुचि, संवेग इत्यादि व्यक्तित्व कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या है। तो देखिए इसके जो जुंग के अनुसार जो टाइप्स दिए गए हैं, जुंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है, पहला पॉइंट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इसमें हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के व्यक्ति एकांत स्वभाव के होते हैं, अर्थात वह अपने आप से ही मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, वो किसी और से कोई भी उनका लेना देना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक कार्यों में विशिष्ट रुचि रखते हैं, स्वभाव से बड़बोला होता है, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। ये समूह में रहना और सामूहिक कार्य करना पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है अभयमुखी व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में अंतर्मुखी या बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का समायोजन होता है, समांजन होता है, दोनों मिले हुए होते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया किसके अनुसार, तो ये है हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जुंग ने किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है पर्सनैलिटी को। तो चलिए अब बात करते हैं कि सैंडन ने आखिर किस प्रकार से पर्सनैलिटी को विभक्त किया है, वर्गीकृत किया है। देखिए शारीरिक गुणों के आधार पर सैंडन ने बताया कि व्यक्तित्व को निम्न प्रकार से बांटा गया है। एक लंबाकार, गोलाकार और सुडोल, तीन प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जिसमें से लंबाकार में होता है यह व्यक्ति शरीर से दुबले पतले तथा लंबे होते हैं, इनमें उत्तेजना अधिक होती है। गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे एवं नाटे दिखते हैं। इस तरह के व्यक्ति के शारीरिक गठन आरामदायक, सुख मिजाज और खाने पीने की चीज़ों में अधिक रुचि दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाते पीते हैं और आरामदायक स्थिति में रहते हैं और खुश मिजाज भी रहते हैं। सुडोल एक तीसरा टाइप इन्होंने बताया। सुडोल में व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे लोगों की हड्डियां और मांसपेशियों काफ़ी विकसित होती है तथा शरीर का गठन काफ़ी सुडोल होता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरणीय कारक से प्रभावित होता है। यानी कि दो प्रकार के कारक हैं, आनुवंशिक कारक और वातावरणीय कारक। तो देखिए आनुवंशिक कारक में हम लोग लिखेंगे व्यक्ति के रंग रूप, आकार, लंबाई, भार,
इत्यादि अगर उसके पूर्वजों से मिल रहा है तो उसका व्यक्तित्व आनुवंशिक कारकों से प्रभावित हुआ है। वातावरणीय कारक में क्या लिखेंगे? वातावरण के अंतर्गत अनेकों ऐसे कारक आते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार, भोजन, माता पिता का दृष्टिकोण और परिवेश, स्कूल एवं शिक्षकों का व्यवहार, मित्रों के समूह, संचार माध्यम इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट हो सकता है कि व्यक्तित्व ही किसी व्यक्ति का पहला परिचय होता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व गतिशील होता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व आनुवंशिक एवं वातावरण के कारकों के अनुरूप बदलते रहता है। चौथा पॉइंट, व्यक्तित्व के माध्यम से किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, रुचि, क्षमता इत्यादि का पता चलता है। तो व्यक्तित्व के गुण और विशेषताएं ये 4 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है और मोटिवेशन इसको कहते हैं, तो ये आखिर क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मोटिवेशन। ये क्वेश्चन आपका 2018-20 में VBU यूनिवर्सिटी में आपका आ चुका है। तो चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, किसी व्यक्ति या फिर बालक में किसी कार्य को करने के प्रति उत्सुकता या इच्छा अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसे तब तक क्रियाशील बनाए रखता है जब तक कि वह उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। और स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन यहाँ पर याद आता है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है। तो यह लाइन अभिप्रेरणा को व्यक्त कर रहा है। आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू कीजिए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक कि वह लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो अब चलिए जानते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा या रुचि का होना। यानी कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति होती है जो किसी भी चीज को करने के लिए उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? गुड्स के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा दी गई कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। बर्नार्ड के अनुसार परिभाषा दी गई कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले से कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। थॉमसन ने अभिप्रेरणा का परिभाषा दिया कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है, इसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा जो होती है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज पूरी तरह से व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत बालक किसी भी कार्य को करने के प्रति खुद से प्रेरित होता है। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत बालक को बाहरी वातावरण के द्वारा कुछ प्रोत्साहन दी जाती है, जिसको पाने के लिए बालक सक्रिय रहता है, जिज्ञासु रहता है एवं कार्य को बड़े ही लगन से भी करता है। जैसे कि परीक्षा पास करने पर इनाम के रूप में लैपटॉप देना। इस प्रकार अगर हम लोग किसी बालक को अगर अभिप्रेरित करेंगे कि अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें लैपटॉप दिया जाएगा, तो वो पूरी तरह से प्रेरित हुआ और वो बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा प्रेरित हुआ। तो इस प्रकार की प्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं अभिप्रेरणा के गुण एवं विशेषताओं के बारे में। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति होती है। यह पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा आवश्यकता के साथ शुरू होती है तथा लक्ष्य की प्राप्ति पर जाकर खत्म होती है। अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सृजनात्मकता के बारे में, रचनात्मकता के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी आखिर क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको आएगा, रचनात्मकता सृजनात्मकता की अवधारणा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीकों का वर्णन करें। तो देखिए, क्रिएटिविटी आखिर क्या होती है। सृजनात्मकता में हम लोग लिखेंगे, सृजनात्मकता का मतलब है नया या नवीन कार्य सृजित करना। सृजनात्मकता का आशय बच्चों में अंतर्निहित यानी कि छिपी हुई वह क्षमता से है जिसके द्वारा वह नई नई वस्तुओं का सृजन करता है, नई खोज करता है अथवा समस्या समाधान का नया तरीका प्रस्तुत करता है। सृजनात्मकता को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको मौलिकता प्लस उपयोगिता के तौर पर देखा जाता है। मौलिकता यानी कि नई चीज़ों का निर्माण करना और उसका उपयोग करना। उसके बाद सृजनात्मकता का अर्थ देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ में लिखिएगा नए कार्य को करना। इसका अर्थ होता है नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, साथ ही समस्या समाधान के लिए नई विचार को लाना, नई नई खोज करना, पूर्व के विचार ज्ञान या वस्तुओं को पुनः व्यवस्थित करना और प्रदान करना। उसके बाद सृजनात्मकता की परिभाषा की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी का डेफिनेशन जेम्स ड्रेवर के अनुसार दिया गया है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा दी कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने के लिए एक मानसिक क्रिया है। और इसमें कुछ पॉइंट्स आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर विशेषताएं के बारे में आपको पूछा जाए या फिर इसका क्या क्या महत्व है, तो ये आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि सृजनात्मकता जन्मजात एवं अर्जित दोनों होते हैं। सृजनात्मकता को आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। सृजनात्मकता में अमूर्त चिंतन यानी अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मकता नवीनता को जन्म देती है। सृजनात्मकता में बालक स्वयं करके सीखते हैं। छठा पॉइंट है, यह बच्चों को रचनात्मक, आत्मविश्वासी एवं तत्ववादी बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीक का क्या क्या है, इनका वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको 2019-21 और साथ ही 2020-22 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से तकनीक हैं। तो इसका पहला तकनीक है कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना व्यक्ति तथा समाज दोनों के हित में है। सृजनात्मकता को अनुकूलन वातावरण तथा अध्यापन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। वर्ग या कक्षा के उचित अध्यापन के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। पहला उपाय है समस्या के स्तरों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें स्टैनली ग्रे के अनुसार कहा गया है कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर करती है, एक व्यक्ति के सीखने या फिर अधिगम पाने की बुद्धिवादी क्षमता और दूसरा ये कि क्या उस व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम पा लिया है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है तथ्यों का अधिगम, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। समस्या को हल करने में कौन कौन से तथ्यों को सिखाया जाए, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता के दर्शन कराए। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन यानी कि एवेल्युएशन। छात्रों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रकृति का विकास करना चाहिए। जांच यानी कि वेरिफिकेशन। छात्रों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाए। और छठा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि कोर करिकुलम एक्टिविटीज। विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद, खेलकूद, स्काउटिंग यानी एनसीसी आदि क्रियाओं द्वारा उद्भावनाओं का विकास करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक इन क्रियाओं को कराकर बालकों में सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि के दो खंडों के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो देखिए, पहले हम लोग बुद्धि का स्वरूप के बारे में जानते हैं कि बुद्धि आखिर किसे कहते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एवं लेगरी से मिलकर बना हुआ है। और बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, जिसमें बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। तो बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि रॉस के अनुसार, रॉस मनोवैज्ञानिकों ने इसका जो परिभाषा दिया है, उनके अनुसार वे ये निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता और संवेदना सम्मिलित है या नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। गार्टर के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि बुद्धि की परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है, और इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। अगर आपको एग्जाम में इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाओं को याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि रॉस को यह पता नहीं कि वुड के पास विधि, वुडरो के पास क्षमता, टर्मन के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति और थॉर्न के पास दृष्टिकोण है। यानी कि देख सकते हैं कि रॉस को ये पता नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरह याद रख सकते हैं कि वह यह निश्चित नहीं कर सके, यानी कि उनको पता ही नहीं था कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता और संवेदना सम्मिलित है या नहीं है। इसी प्रकार वुड के पास विधि है, यानी कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, इन्होंने कहा है। इसी प्रकार टर्मन के पास योग्यता है। देखिए, टर्मन में किस किस प्रकार से उनको परिभाषित किया है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो इस प्रकार आप पूरी तरह से इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को एग्जाम में लिखने के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं। बुद्धि के 3 प्रकार हैं: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उसमें से अमूर्त बुद्धि के बारे में कहा गया है कि अमूर्त बुद्धि व्यक्ति को ऐसी बौद्धिक योग्यता है एवं क्षमता है जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्या का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग हम पढ़ने, लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं मूर्त बुद्धि के बारे में। मूर्त बुद्धि क्या होता है? तो देखिए, मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल बुद्धि क्या होता है? तो मूर्त बुद्धि द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक रूप एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मूर्त बुद्धि क्या होता है। देखिए, मूर्त बुद्धि यानी कि स्थूल बुद्धि क्या होता है? मूर्त बुद्धि द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की सहायता से ही करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिनका प्रयोग व्यक्तित्व, सामाजिक परिवेश के साथ साथ समायोजन स्थापित करने में व्यक्ति करता है। उसके बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपको जब क्वेश्चन आए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले क्या कारक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण, 2 चीज़ें जो हैं वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं। बुद्धि की एक विशेषता ये है कि बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। ये जन्मजात शक्ति है, बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में और समझने में मदद करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। बुद्धि समस्याओं को हल करने की हमें शक्ति प्रदान करता है। बुद्धि के सहायता से कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीखता है। बुद्धि पर वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि बुद्धि का जो 2 खंडों का सिद्धांत है वो आखिर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कि बुद्धि की जो 2 खंडों का सिद्धांत है वो क्या है। तो देखिए, बुद्धि का 2 खंडों का सिद्धांत को आप इस प्रकार लिख सकते हैं
कि इस सिद्धांत को ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक होते हैं। एक होता है सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर। दूसरा होता है विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर। सामान्य कारक में आप लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसी मानसिक ऊर्जा को उन्होंने जी फैक्टर की संज्ञा दी है। इसी को उन्होंने जी फैक्टर कहा है। जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा, सभी कार्य कर पाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे विशिष्ट कारक में आप लिखिए कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने के लिए विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए अलग अलग दिमाग की सहायता से अलग अलग काम होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जी फैक्टर में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, दो विशेषताएं हैं, जी कारक की दो विशेषता है और जो एस कारक है इसकी तीन विशेषता है। जो जी कारक की विशेषता है वो है कि शिक्षण, प्रशिक्षण व पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह जन्मजात कारक है। वहीं जो एस कारक है वो परिवर्तनशील कारक है। जी कारक जो है, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सभी व्यक्तियों में समान हो। वहीं इधर एस कारक में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग एस की मात्रा की जरूरत होती है। जैसे कि गीत के लिए एस कारक की मात्रा अधिक होती है और पेंटिंग के लिए कम होती है। उसके बाद इधर एस कारक में आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक कार्य में जी तथा एस दोनों की मात्रा सम्मिलित होती है, दोनों कारक सम्मिलित होते हैं। इसमें जी कारक की महत्ता अधिक बताई गई है। जी कारक कम होने पर व्यक्ति को बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इसे जी फैक्टर थ्योरी कहा गया है। इसकी आलोचनाएं भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि थर्नस्टन गिलफोर्ड के मुताबिक बुद्धि की व्याख्या के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता है, यह सिर्फ दो तत्वों से परिभाषित नहीं की जा सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रचनात्मक तथा बुद्धि के बीच में संबंध पर चर्चा करें, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2017-2019 में पूछा गया है। इसमें आंसर होगा, ये दोनों मस्तिष्क के कार्य हैं जो किसी समस्या का समाधान या उत्तर को निर्धारित करने के लिए सूचना को संसाधित करते हैं। यह दोनों अलग अलग क्षमताएं हैं जो एक दूसरे में योगदान करती है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने और उपयोग करने की क्षमता है, जबकि रचनात्मकता मौलिक और मूल्यवान विचार रखने की क्रिया है। जरूरी नहीं है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत बुद्धिमान होंगे। साथ ही यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अगर हाई है तो आपकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता एवं बुद्धि के बीच संबंध को जानने के लिए हम एक कहानी को जानते हैं। यानी कि अब हम एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सर रॉबिन्सन ने क्रिएटिविटी पर बात करते हुए बताया था, जो कि रचनात्मकता और बुद्धि के रिलेशन को बताता है। ये कहानी है कि एक 6 साल की बच्ची होती है जिसका ड्राइंग का लेसन चल रहा होता है, ड्राइंग चल रहा होता है। उसके शिक्षक का कहना था कि वह बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज वो ड्राइंग में लेसन में बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। वो बहुत ही कंसंट्रेट थी और यह देखकर टीचर को भी बड़ा ताज्जुब हुआ और वो उसके पास गई और पूछा कि आप क्या बना रहे हैं। तो उस लड़की ने कहा कि मैं गॉड की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। तो फिर टीचर कहती है कि गॉड के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो लड़की कहती है कि आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो इस कहानी से निष्कर्ष है, उपरोक्त बिंदुओं से और कहानी से हमें ये पता चलता है कि रचनात्मकता और बुद्धि में कुछ न कुछ संबंध है। एक रचनात्मक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास बुनियादी बौद्धिक क्षमता होती है जिसका उपयोग वह किसी विशेष क्षेत्र में करता है। दूसरी ओर बुद्धिमत्ता रचनात्मकता की गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति के पास 145 या उससे अधिक आईक्यू हो सकता है
और फिर भी रचनात्मकता कौशल में नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज हमने बीएड के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ क्वेश्चन को किया, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, शिक्षण का प्रत्यय प्रस्तुत करें, अधिगम का प्रत्यय प्रस्तुत करें, अधिगम की योजना क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्मृति क्या होती है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, इसके स्वरूप की व्याख्या करें, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, रचनात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीक क्या क्या हैं, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीकों का वर्णन करें, बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि के दो खंडों के सिद्धांत का वर्णन करें, रचनात्मकता तथा बुद्धि के बीच संबंध के बारे में जान लिया, अभिप्रेरणा के बारे में जाना। और इस अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन की अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर ही बता सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप ज़रूर ही देखिए। ये तो आधा ही क्वेश्चन हमने आपको बताया, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।